साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.81 से पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों को कहानियां सुनाइए। साथियों, बड़ा व्यक्ति हो या बच्चा, जिस वस्तु, विषय या चर्चा में उसका मन लगता है, उस स्थिति को कहते हैं तन्मयता। यह तन्मयता व्यक्ति के अंतर जगत पर अपने इतने गंभीर और गहरे प्रभाव डालती है कि उसकी जीवन दिशा धीरे धीरे उसी ओर मुड़ने लगती है। आकस्मिक रूप से घटने वाली कोई घटना या बात जो हृदय को छू लेती है और तत्काल संबंधित व्यक्ति का जीवन प्रवाह बदल डालती है, उस समय तो व्यक्ति की तन्मयता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि लगता है कि समाधि ही लग गई। पर ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ नहीं घटती और न ही घटने की आशा की जानी चाहिए। इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व को किसी सांचे में ढालना है तो आवश्यक है कि उसमें उपयुक्त संस्कार डालने से पूर्व संस्कार माध्यमों के प्रति तन्मयता उत्पन्न की जाए। तन्मयता लाना एक बात है और बच्चा किस माध्यम से तन्मय होता है, यह अलग बात है। पहले की अपेक्षा दूसरा तरीका ही अधिक आसान और व्यवहारिक है। हम देखते हैं बच्चा कोई गंभीर बात या विषय में रस नहीं लेता, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता इतनी विकसित नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि ऐसा कोई माध्यम अपनाया जाए जिससे बच्चे को रस भी मिले और संस्कार भी। वह माध्यम है कथा कहानियां सुनाने का। अब तक हमारे देश में दादी और माताएं बच्चों को सोते समय कथा कहानियां सुनाती आई हैं, पर उसका स्तर इतना घटिया होता है कि बच्चों में कोई अच्छी वृत्ति पलने, अच्छे संस्कार उत्पन्न होने की अपेक्षा अंधविश्वास, भय और अज्ञान ही जड़ें जमाता है। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या सुशिक्षित लोगों में भी तरह तरह के अंधविश्वास देखे जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक प्रकार से न हुई हो अथवा उनमें विचारशीलता का अभाव हो, वरन इसका कारण यह है कि बचपन में अम्मा दादी से उन्होंने भूत प्रेतों की, जादू टोनों की, टोने टोटकों की जो कहानियां सुनी थीं, उनके संस्कार इतनी मजबूती के साथ मानस पर जम गए कि पत्थर की लकीर बन गए। साथियों, पत्थर की लकीर बन जाते हैं बच्चों के मानस पर। इसलिए बच्चों को कहानियां सुनाना बहुत आवश्यक है। साथियों, एक प्रभाव तो इसमें यह पड़ता है कि बच्चों को कहानियां सुनाने का जो उन्हें आजीवन भीरुकायर और अंधश्रद्धालु बनाए रहता है,
इसका एक और उजला पक्ष भी है कि बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाई जाए, जिससे उनमें विचारशीलता जगे। अच्छी कहानियां, अच्छी आस्थाएं उत्पन्न हों, अच्छी मान्यताएं जागृत हों और आगे चलकर उनका व्यक्तित्व फूल की तरह खिले तथा चंदन की तरह महके। एक नहीं ढेरों उदाहरण हैं इस तरह के, जिनमें कि बच्चों को केवल कहानियां सुनाकर ही योग्य बनाया गया। आचार्य विष्णु शर्मा की कथा प्रसिद्ध है। इस राज्य के राजकुमार मंदबुद्धि और अयोग्य थे। राजा को बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। कई शिक्षक नियुक्त किए गए पर कोई परिणाम नहीं आया। अंततः विष्णु शर्मा ने अपने ढंग का एक अनूठा ही प्रसंग किया। जानवर पात्रों की कथाएं सुना कर राजकुमारी को योग और राजनीति में दक्ष बना दिया। सभी राजकुमारों को दक्ष बना दिया। उस प्रयोग का विवरण इतिहास में आज भी पंचतंत्र के नाम से मशहूर है। मित्रों, राम लक्ष्मण को बाल्यकाल में जब विश्वामित्र अपने आश्रम में ले गए थे तो उनका अधिकांश शिक्षण कहानियों द्वारा ही किया। यहाँ तक कि सीता स्वयंवर के लिए आश्रम से जनकपुर जाते समय मार्ग में पड़ने वाली नदियों, वनों, स्थानों, पर्वतों और खंडहरों तक के अतीत का विवरण कहानी शैली में बताते थे। महर्षि गौतम के उजड़े हुए आश्रम के संबंध में उन्होंने बताया था कि यह आश्रम इंद्र द्वारा गौतम पत्नी अहिल्या को चले जाने के बाद इस दशा को प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध के समय में सर्वसाधारण का बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ था कि वह गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों को उसी स्तर की भाषा में समझ सके। इसलिए जातक कथाएं, वार्तालाप, दृष्टांत, उपदेश और कथा पद्धति को ही अपनाया गया। जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी को लेकर पूना में अलग रही। वे चाहती थीं कि मुगल शासकों के अधीन एक मामूली मुलाजिम पिता की परछाई और संस्कार मेरे बेटे पर न पड़े, वरन वह हिंदू जाति का मुख उज्जवल करने वाला वीर पुरुष बनकर इतिहास में एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में चमके। इसलिए उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीरतापूर्ण कहानियां सुनाना आरंभ किया। फलस्वरूप शिवाजी में स्वदेश भक्ति, स्वातंत्र्य प्रेम, जाति और धर्म के प्रति निष्ठा की भावनाएं इस कदर जम गईं कि वे बचपन से ही ग्वाले जाति के पिछड़े और अशिक्षित असभ्य बच्चों को संगठित करके युद्ध विद्या का अभ्यास करने लगे। बाद में कौंडदेव शिवाजी के गुरु बने। सत्य और न्याय की भावना तब तक और भी परिपक्व हो चुकी थी। कौंडदेव में भी यही संस्कार बचपन से भरे थे। एक बार की घटना है साथियों, एक बार की घटना है। कौंडदेव कहीं बाहर से आ रहे थे। रास्ते में एक बगीचा पड़ा और दिखाई दिया ऊपर सुंदर सुंदर पके हुए आम के फल लगे हैं। एक आम तोड़ लिया। तभी
संस्कारों ने कहा, अरे यह तो चोरी है, अरे यह तो चोरी है। और उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप अपने हाथ काट लिए। यह शिक्षा भी कौंडदेव को अपने माता पिता द्वारा सुनाई कहानियों से मिली थी। बच्चे को शिक्षाप्रद कहानियां उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके दो ही स्रोत हो सकते हैं, माता पिता द्वारा सुनाई कहानियां और दूसरे बाल साहित्य। साथियों, हमें बाल साहित्य का अपने घर में एक अलमारी बनानी चाहिए, एक पुस्तकालय बनाना चाहिए, जिससे कि हम पढ़ें और हमारे बच्चे भी उन्हें समय निकाल कर पढ़ने की आदत में लिप्त हो सकें। प्रश्न उठता है कि बच्चों को कैसी कहानियां सुनाएं। प्रातः बच्चों को अलौकिक कहानियां अधिक पसंद होती हैं, पर आजकल जितनी भी अलौकिक कहानियां मिलती हैं वे तो परियों, दानवों, भूत प्रेतों और जादू टोनों से ज़्यादा संबंध रखती हैं। कुछ कहानियों की शुरुआत इस प्रकार भी होती है कि एक राजकुमार था, वह घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था, बीच में एक महल दिखाई दिया, उसके झरोखे में से राजकुमारी ने उसे देखा और दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो गए। इस तरह की प्रेम कथाएं भी बच्चों के लिए बेमतलब की होती हैं और उसके अच्छे संस्कार नहीं पड़ते। परियों, दानवों और राक्षसों की कहानियां न सुनाई जाएं, भले ही वे शिक्षाप्रद हों, पर बच्चे के मन में उनका ऐसा कल्पना चित्र बन जाता है कि वे उन पात्रों को सचमुच का ही मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, मित्रों, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की कहानियां बच्चों के मन में पलायनवाद का भूत भर देती हैं। अलौकिक कहानियों का इतना ही तात्पर्य है कि उनमें राक्षसों और भूत पात्रों की ही भूमिका हो, वरन इसका वास्तविक तात्पर्य है कि कहानी की विषय वस्तु पृथ्वी की ही हो और मनुष्य को असीमित क्षमताओं का प्रगटीकरण करती हो। कहानियां सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि एक मनुष्य में जो सद्गुण होना चाहिए, बच्चों में उनके अंकुरण योग्य मानस भूमि बनाई जाए और उसे योग्य नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर किया जाए। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को कहानियां सुनाते समय उनके चयन में उपयुक्त सावधानी बरतना आवश्यक है। उस समय माता पिता अथवा दादी को यह लक्ष्य अपने सामने रखना परम आवश्यक है। साथियों, प्रश्न उठता है कि फिर किस उम्र के बच्चों को कहानियां सुनाना चाहिए। प्रायः 3-4 वर्ष के बच्चों को मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि उन्हें हल्की फुल्की बातें समझाई जा सकें। तब से ही कहानियां सुनाने का काम आरंभ कर दिया जाए। कहानी 5 से 10 मिनट लंबी हो ताकि उसमें समाविष्ट की गई बातों को बच्चा अच्छी तरह ग्रहण कर सके। प्रारंभ में प्रतिदिन एक कहानी सुनाने का क्रम ही रखा जाए। बच्चा रुचि लेता दिखाई दे तो कहानियों की संख्या फिर बढ़ाई भी जा सकती है। ऐसी कहानियां कहाँ से प्राप्त की जाएं? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण, शिव, राजा, नल,
भीष्म, राम, लक्ष्मण, भरत, सीता से लेकर बुद्ध, महावीर, प्रताप, शिवाजी, गांधी, नेहरू, शास्त्री जी तक अनेक महापुरुष हैं जिनके जीवन में असंख्य प्रेरणा प्रसंग भरे हैं। उनमें से चुन चुन कर सुनाए जा सकते हैं। इस तरह के प्रसंगों से बच्चों को नैतिक शिक्षा तो मिलती ही है, उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ बच्चों को कहानियां सुनाइए के क्रम में। तब तक के लिए इसे थोड़ा और आपको पढ़कर सुनाते हैं, अभी समय है कुछ। साथियों, बच्चे जब बड़े हो जाएं, स्कूल जाने लगे और पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो उन्हें केवल स्कूली किताबों से ही चिपटाए ना रखा जाए, वरन नैतिक शिक्षा देने वाला बाल साहित्य भी पढ़ाया जाए। पर समस्या यह है कि आजकल स्तरीय बाल साहित्य मिलता कहाँ है। आप किसी भी रोडवेज, रेलवे या बाजार के बुक स्टॉल पर चले जाइए, आपको वहाँ रोमांटिक उपन्यास मिल जाएंगे, जासूसी उपन्यास मिल जाएंगे, नग्न तस्वीरों वाली कुत्सा और वासना भड़काने वाली पत्रिकाएं मिल जाएंगी, पर जीवनोपयोगी साहित्य शायद ही कहीं मिले। खेद की बात है कि बाल साहित्य को भी इस बाजारूपन ने भ्रष्ट कर दिया और प्रेरणाप्रद कथा कहानियां तथा आदर्श महापुरुषों के जीवन चरित्रों की पुस्तकों के लिए भटकते रहना पड़ता है। फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। कंकड़ों की भीड़ में हीरे भी अभी हैं। सस्ती और चिटपटी पुस्तकों के जंगल में उपयोगी साहित्य भी ढूंढा जाए तो मिल सकता है। बच्चों को वही पढ़ने को दिया जाए, अन्यथा जो मिला सो पढ़ने को दे दिया कि नीत अपनाई गई तो बच्चों के लिए विषतुल्य ही सिद्ध होगी। कथा कहानियां न केवल बच्चों के ही हृदय को छूती हैं, वरन जनमानस के लिए भी वे बड़ी उपादेय होती हैं। उन्हें भी कहानियों से बड़ी प्रेरणा मिलती है और रस भी आता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ वेद, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों की अपेक्षा रामायण, भागवत, महाभारत, पुराण और कथा आदि अधिक लोकप्रिय हैं। उनको कई कई दिन तक सुनाने और सुनने की बड़ी महिमा है। इसका कुल इतना ही कारण है कि विशुद्ध सैद्धांतिक प्रतिपादन प्रबुद्ध लोगों के बूते की ही बात है, अन्यथा सर्वसाधारण का मन तो कथा कहानियों में ही लगेगा। फिर बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए क्यों ना इस लोकप्रिय माध्यम का उपयोग किया जाए। लोक शिक्षण में कथा साहित्य का कितना महत्व है, यदि इस तथ्य को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि हर परिवार को यह माध्यम अनिवार्य रूप से अपनाना ही चाहिए। लेखकों, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों का क्षेत्र प्रधान रूप से कथा साहित्य होता है। आधी से अधिक पुस्तकें कथा परख छपती और बिकती हैं। यह लोक रुचि सनातन है।
वेद 4 ही लिखे जा सके, पर पुराण 18 और उप पुराण 18 लिखे गए। चारों वेदों में मात्र 20,000 मंत्र हैं, पर अकेला महाभारत ही 1 लाख श्लोकों का अर्थात चारों वेदों का 5 गुना है। अन्य कई पुराण भी इतने ही बड़े हैं। संस्कृत में नाटक, काव्य आदि कथा साहित्य के अन्य ग्रंथ भी कम नहीं है। व्रत पर्वों के साथ अगणित कथाएं जुड़ी हुई हैं और वे चावपूर्वक कही सुनी जाती हैं। वह प्राचीन अभिरुचि अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी कथा कहानियों का पत्रिकाओं में प्रमुख स्थान रहता है। फिल्में आखिर कहानियों का दृश्य रूप ही तो है। नाटक, अभिनय, गीत, वाद्यों में प्रायः कथा प्रसंग ही जुड़े रहते हैं। लोक रुचि इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द उमड़ती घुमड़ती रहती है। साथियों, कथा क्षेत्र में मध्य युगीन भटकाव की 2 प्रमुख दिशाएं याद रखना और उनसे बचना चाहिए। नंबर 1, अस्वस्थ अवांछित प्रवृत्तियों को उकसाने बढ़ाने वाली अर्थात डर, मक्कारी, हताश, खुदगर्जी बनाने वाली और होशियारी के नाम पर झूठ, पाखंड, कपट सिखाने वाली कथाएं, इनसे बचना चाहिए। नंबर 2, अवास्तविक अविवेकी आस्थाएं जमाने बढ़ाने वाली अर्थात भूत प्रेत, टोना टोटका, चमत्कार पर विश्वास जमाने वाली कथाएं, इनसे भी बचना चाहिए। तो साथियों, आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं इसी विषय पर। ओम शांति।